नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर गलत समझे जाने वाले दिमागी डिसऑर्डर क्लेप्टोमेनिया के बारे में। हम इसे एक क्लिनिकल नजरिए से देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज के लक्षणों को समझकर एक सही डायग्नोसिस तक पहुंचता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या क्लेप्टोमेनिया सिर्फ चोरी करने की एक बेकाबू इच्छा है, मतलब एक बीमारी, या फिर ये बस एक क्रिमिनल एक्ट है? यही क्लिनिकल और कानूनी कश्मकश इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। हम इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे, एक काल्पनिक मरीज की केस स्टडी देखेंगे, फिर एक डॉक्टर की तरह सोचने की कोशिश करेंगे और आखिर में इसके इलाज और कुछ प्रैक्टिस सवालों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि क्लेप्टोमेनिया को आम चोरी से क्या चीज अलग करती है। ये बेसिक समझ आगे की पूरी बातचीत के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। तो देखिए, इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी है। इसमें 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, चोरी करने की एक ऐसी जबरदस्त इच्छा जिसे रोका नहीं जा सकता, और दूसरी कि चोरी का मकसद कोई पर्सनल फायदा या पैसा कमाना नहीं होता। यह सिर्फ उस अंदरूनी तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। दुकान से चोरी करने वाले हर इंसान को क्लेप्टोमेनिया नहीं होता। असल में 5% से भी कम लोग इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। ये बात इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं, बल्कि एक खास तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। देखिए, मेडिसिन में किसी भी कंडीशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मरीज की कहानी से गुजरना। तो चलिए एक काल्पनिक मरीज की कहानी के जरिए इस डिसऑर्डर की क्लिनिकल हकीकत को समझते हैं। तो यहाँ मरीज चोरी से ठीक पहले की अपनी हालत बता रहा है। एक क्लिनिशियन होने के नाते इस बात पर गौर कीजिए कि यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पहले से सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक अचानक और बढ़ता हुआ तनाव है जो इंसान पर हावी हो जाता है। और ये है चोरी के ठीक बाद की हालत। चोरी के तुरंत बाद एक राहत या खुशी महसूस होती है, लेकिन ये बस कुछ पलों के लिए होती है। इसके फौरन बाद बहुत ज्यादा शर्म और गिल्ट की भावना आती है। और सबसे जरूरी बात, चुराई गई चीजों की उनके लिए कोई कीमत नहीं होती। तो अब तक हमने मरीज का अनुभव समझा। अब पर्सपेक्टिव बदलते हैं। देखते हैं कि एक डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। एक डॉक्टर इन सब लक्षणों को जोड़कर एक पैटर्न कैसे देखता है, चलिए समझते हैं। ये जो डायग्राम है, ये क्लेप्टोमेनिया के पूरे साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाता है। यही वो 4 स्टेप वाला पैटर्न है जिससे एक डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए ढूंढता है। ये एक बेचैन करने वाली इच्छा से शुरू होता है, चोरी के एक्ट तक पहुंचता है जिससे फौरन राहत मिलती है, और आखिर में गिल्ट पर खत्म होता है। और ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। तो मरीज की कहानी को बेस बनाकर अब हम थोड़ा टेक्स्ट बुक नॉलेज में डीप डाइव करते हैं। यहाँ हम वो क्राइटेरिया, इसका कोर्स और इसके साथ होने वाली दूसरी बीमारियों को देखेंगे जो एक पक्के डायग्नोसिस के लिए जरूरी हैं। तो यहाँ इस बीमारी की एक टिपिकल पिक्चर दी गई है। इसकी शुरुआत आमतौर पर लेट टीन्स या अर्ली 20s में होती है। मरीज चोरी की कोई प्लानिंग नहीं करते और चुराई गई चीजें अक्सर गैर जरूरी होती हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो दशकों तक चल सकती है और एक्टिव फेज के दौरान हफ्ते में कई बार भी हो सकती है। ये बात जानना बहुत बहुत जरूरी है कि क्लेप्टोमेनिया बहुत रेयरली अकेले आता है। ये अक्सर दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ पाया जाता है, जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, नशे की लत और यहां तक कि बुलिमिया नर्वोसा भी। इसलिए एक कंप्लीट असेसमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये टेबल एक क्लिनिशियन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, समझ लीजिए। ये हमें क्लेप्टोमेनिया को चोरी के दूसरे कारणों से अलग करने में मदद करती है। देखिए, मेन फर्क मकसद, प्लानिंग और चोरी के बाद की फीलिंग्स में है। एक आम चोर फायदे के लिए प्लान बनाकर चोरी करता है और उसे कोई गिल्ट नहीं होता, जबकि क्लेप्टोमेनिया का मरीज सिर्फ इच्छा से राहत पाने के लिए बिना प्लानिंग के चोरी करता है और बाद में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। अब बात करते हैं इसके कारणों की। सच कहूं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी इवॉल्व हो रही है। फैमिली हिस्ट्री में मूड डिसऑर्डर्स तो दिखते हैं, लेकिन क्लेप्टोमेनिया का कोई सीधा जेनेटिक लिंक नहीं मिला है। कुछ ब्रेन इमेजिंग स्टडीज ने ब्रेन के फ्रंटल लोब में बदलावों की तरफ इशारा किया है, और कुछ रेयर केसेस में ये सिर की चोट के बाद भी देखा गया है। तो अब जब हमने डायग्नोसिस को समझ लिया है, तो वापस अपने मरीज के पास चलते हैं और ये देखते हैं कि एक डॉक्टर उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान कैसे तैयार करेगा। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेन ऑप्शन हैं। दवाइयों में नैल्ट्रेक्सोन ने साइंटिफिक स्टडीज में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं।
इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी जैसी साइकोथेरेपी भी मरीज को अपनी इच्छाओं को मैनेज करने में मदद कर सकती है। तो चलिए अब लास्ट सेक्शन पर आते हैं, जहां हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। कुछ छोटे केस और सवालों के जरिए ये पक्का करेंगे कि ये जरूरी बातें हमें याद रहें। तो इस पहले केस को देखिए। यहाँ मकसद बिल्कुल साफ है, पर्सनल गेन मतलब कर्ज चुकाना, और गिल्ट भी नहीं है। तो नहीं, ये क्लेप्टोमेनिया नहीं है, ये साधारण चोरी का मामला है। अब ये दूसरा केस देखिए। यहाँ मरीज एक मैनिक एपिसोड में है। उसका ये बर्ताव उसके खराब जजमेंट और ग्रैंडियोसिटी से हो रहा है, ना कि क्लेप्टोमेनिया के उस खास साइकिल से। मैनिक एपिसोड में इंसान की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी क्लेप्टोमेनिया नहीं है, ये उसके बाइपोलर डिसऑर्डर का एक लक्षण है। अच्छा, अब एक सीधा सवाल, क्लेप्टोमेनिया में चोरी का प्राइमरी मोटिव क्या है? सही जवाब है एक बेकाबू अंदरूनी इच्छा या तनाव से फौरन राहत पाना। और एक आखिरी सवाल, ट्रीटमेंट पर कौन सी दवा साइंटिफिकली असरदार साबित हुई है? इसका जवाब है नैल्ट्रेक्सोन। और इन सब हाई यील्ड पॉइंट्स को याद रखने के लिए ये URGES निमोनिक एक फैंटास्टिक टूल है। ये क्लेप्टोमेनिया की 5 मेन विशेषताओं को समराइज करता है। चोरी अनप्लैन्ड और अननीडेड होती है, इसके बाद रिलीफ मिलता है, फिर गिल्ट होता है, इसे रोकने के एफर्ट्स फेल होते हैं और ये किसी गेन यानी फायदे के लिए नहीं की जाती। और आखिर में मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। जब एक मेंटल डिसऑर्डर मरीज को कानून तोड़ने के लिए मजबूर करता है, तो एक डॉक्टर के तौर पर हमारी भूमिका और जिम्मेदारी क्या होती है? ये नैतिकता और मेडिसिन के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है, जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।